करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों की। क्या वहाँ बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है, या वहाँ पर कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटी पार्टियां और निर्दलीय मिलकर कांग्रेस और बीजेपी को खेल को बिगाड़ रही हैं। देखिए, हरियाणा में जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो उसमें स्पष्ट तौर पे लग रहा था कि कांग्रेस का अपर हैंड है, कांग्रेस आगे है और बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, और छोटी पार्टियां कहीं नज़र नहीं आ रही थी और सीधी लड़ाई आमने सामने की लग रही थी। लेकिन अब जब चुनाव के लिए मतदान शुरू हो रहा है और 2 दिन बाद नतीजे भी आ जाएंगे, तो ऐसे में अगर हम आज की स्थिति देखें तो आज की स्थिति वहाँ पर बदली हुई नज़र आ रही है। हालांकि अभी भी माहौल यही है कि कांग्रेस आगे है, बीजेपी पीछे है। लेकिन जो निर्दलीय हैं या जो छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने खेल को बड़ा रोचक बना दिया, उन्होंने चुनाव को काफ़ी रोचक बना दिया है। अब इस चुनाव का अगर आप आखिरी विश्लेषण करें, नतीजा आने से पहले का एक अंतिम विश्लेषण करें, तो उसमें 3-4 बातें प्रमुख रूप से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बीजेपी है, उसकी वहाँ पर क्या कमजोरियाँ हैं और क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी मजबूती है। देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो सबसे जो कमज़ोर कड़ी है, उसका जो 10 साल की सत्ता है। 10 साल के शासन में ये आम तौर पर होता है कि कोई भी राजनीतिक दल है, उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर शुरू हो जाती है। वही बीजेपी के खिलाफ भी हुई है। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार 15 साल से भी ज़्यादा रही। आप अगर उड़ीसा में देखें तो बीजेडी की सरकार लंबे समय तक रही। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार लंबे समय से है, उससे पहले ज्योति बसु की सरकार रही। तो ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार लंबे समय रही। तो ऐसा नहीं हमेशा होता है, लेकिन आम तौर पर ये देखा गया है कि 2 टर्म पूरे करने के बाद सत्ता विरोधी लहर धीरे धीरे शुरू हो जाती है। वो वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ भी है। ये एक बीजेपी की पहली कमजोरी है। दूसरी है कि जो बीजेपी में जो टिकट बंटवारा हुआ था, उसमें कई नेताओं के टिकट काटे गए थे। वो नेता नाराज हैं, कुछ निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, कुछ दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। इससे बीजेपी को और नुकसान हुआ। तीसरी बात यह है कि जब टिकटों का बंटवारा बीजेपी में हुआ तो जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में लोग आए थे, नेता आए थे, उनको टिकट दे दिए गए। इससे भी बीजेपी के अंदर नाराजगी है। ये एक बीजेपी का तीसरी कमी है। चौथा यह है कि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले किसान आंदोलन हुआ था। उसमें सिखों ने, जाटों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था, क्योंकि जाट ज़्यादातर किसान ही होते हैं। तो ऐसे में जो किसान विरोधी आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, और उसमें हरियाणा की बड़ी भूमिका थी, हरियाणा के जाटों की भी भूमिका थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि किसान विरोधी आंदोलन का भी बीजेपी को हरियाणा में नुकसान होगा। ये जो कारण है बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बीजेपी को वो कौन से कारण हैं जो फायदा पहुंचा सकते हैं? देखिए, बीजेपी की 10 साल की सरकार है, वहाँ पे जो अच्छे काम हैं वो तो हैं, उसको बीजेपी गिना रही है, गिनाया है चुनाव में। लेकिन जो केंद्र सरकार का कामकाज है, केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हैं, बीजेपी ने उनको भी भुनाने की कोशिश की है। और चूंकि जो एनसीआर है, दिल्ली हरियाणा का एरिया ज़्यादातर उसका दिल्ली से, राजधानी से और जो केंद्र से सटा हुआ है, तो इसलिए उसका फ़ायदा हरियाणा में रहता है। दिल्ली में क्या हो रहा है उसका फ़ायदा हरियाणा में भी मिलता है। तो ये एक बीजेपी का प्लस पॉइंट है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ खुद जाके अपनी उपलब्धियाँ गिनाए हैं, और जो केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ उसका कुछ फ़ायदा हरियाणा में मिल सकता है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां तो है ही हैं। जो बड़े लीडर हैं इसमें बीजेपी ने वहाँ मैदान में उतारे हैं। प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतरे हैं, अमित शाह उतरे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उतरे हैं, हरियाणा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा उतरे हैं। तो इसके जरिए थोड़ा हिंदुत्व को हवा देने की कोशिश की गई है। हिंदुत्व का फायदा बीजेपी को अभी भी चुनावों में थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी की तरफ से बनाया गया है कि बीजेपी हिंदुओं की रक्षा कर सकती है, जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो धर्म विरोधी बातें करते हैं, तो ये भी एक चुनाव में काफ़ी माहौल बनाने की कोशिश की। इससे बीजेपी को थोड़ा फायदा वहाँ निश्चित रूप से बीजेपी को होगा। तीसरा, बीजेपी ने वहाँ पे क्या किया कि अपनी जो सोशल इंजीनियरिंग की है। देखिए, पिछली बार बीजेपी ने 2 चुनाव कैसे जीते? सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ही जीते। बीजेपी ने जातियों की सोशल इंजीनियरिंग वहाँ पर की है, और बीजेपी ने हमेशा नॉन जाट की राजनीति को आगे बढ़ाया वहाँ पर, और इसी तरीके से उसने 2 चुनाव जीते हैं, और दोनों बार उसके मुख्यमंत्री नॉन जाट, 2 मुख्यमंत्री उसने दिए 10 साल में, और दोनों नॉन जाट हैं। तो जो हरियाणा का जो चुनाव है वो जाट राजनीति पर केंद्रित रहता था अब तक, तो बीजेपी उसे नॉन जाट पे केंद्रित करने में सफल रही है। और तीसरी बार भी बीजेपी इसी नॉन जाट चेहरे पे, नॉन जाट की राजनीति को आगे करते हुए वहाँ पर चुनाव मैदान में उतरी है।
और बीजेपी ने सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ पर ओबीसी पे किया है, जिनकी आबादी वहाँ पर जो ओबीसी मतदाता है 30 से 35% है। दूसरा उसने दलितों पर फोकस किया है, जिनकी आबादी करीब 20 से 25% है और 17 सीटें दलितों की वहाँ पर रिजर्व भी हैं। और तीसरा फोकस उसने ब्राह्मणों पे, वैश्यों पे और जो ठाकुरों पे किया है, और जाटों को भी साधने की कोशिश की, ऐसा नहीं है, लेकिन बीजेपी जानती है कि जाट कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पर सबसे ज़्यादा दांव है और बीजेपी को उम्मीद है कि ये तीसरी बार भी काम कर जाएगी। तो इसलिए सोशल इंजीनियरिंग, केंद्र सरकार के कामकाज और जो हिंदुत्व, ये तीन ऐसी बीजेपी की स्ट्रेंथ हैं जो बीजेपी को अभी भी हरियाणा में मदद करेंगी। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कांग्रेस के माइनस पॉइंट हैं। देखिए, कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है, पहले वो सत्ता में थी वहाँ पर। अब इसलिए कांग्रेस जब सत्ता से बाहर है और बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल है, तो जनता में स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया है। ये एक स्वाभाविक है, ये भारत में चुनाव में ये हमेशा देखा गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो कांग्रेस के प्रति जनता की सोच बदली है, देश भर में बदली है। वो सोच इसलिए बदली है, जो वही जनता जो राहुल गांधी को नेता नहीं मानती थी, अब राहुल गांधी की इज्जत करने लग गई है। वही नेता जो कांग्रेस को एक भ्रष्ट पार्टी मानती थी, करप्ट पार्टी मानती थी, जिसने कांग्रेस को 50 पे ला दिया था, उसने फिर 100 पे पहुंचा दिया है। तो कांग्रेस को लेकर जनता की सोच बदली है। वो हरियाणा में भी दिखा था लोकसभा चुनाव में, और ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में वो नजर आएगा कि कांग्रेस की फिर से वापसी हो रही है, फिर से कांग्रेस को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। तो ये दूसरा कांग्रेस का प्लस पॉइंट है। तीसरा कांग्रेस की अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के पास एक मुख्यमंत्री के रूप में एक दमदार चेहरा है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। ऐसा चेहरा वहाँ पे बीजेपी के पास कोई नहीं है। जो चेहरे हैं भी तो वो हुड्डा के मुकाबले बेहद कमज़ोर नजर आते हैं। तो ये एक तीसरा पॉइंट है कि एक अच्छा दमदार चेहरा है, अनुभवी चेहरा है, जो मुख्यमंत्री रह भी चुका है और जिसका कामकाज अच्छा रहा है, कभी विवादों में नहीं रहा है, कोई आरोप नहीं रहे। तो ये बीजेपी, ये कांग्रेस की तीसरी स्ट्रेंथ है। अब कमजोरियाँ क्या है? कमजोरियाँ भी कम नहीं हैं। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की एक जो दलित नेता है कुमारी शैलजा, वो नाराज़ होगी, प्रचार में नहीं गई। बीजेपी ने कहा कि दलित महिला का अपमान हो रहा है, हमारे पार्टी में आ जाएं। तो ये एक बड़ा इसका नेगेटिव माहौल बना कांग्रेस के खिलाफ इससे, और इससे नुकसान भी कांग्रेस को हुआ ऐसा माना जा रहा है। तो एक तो ये नुकसान है। दूसरा, चुनाव प्रचार के दौरान ये भी देखने में आया कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कई दावेदार आ गए, सुरजेवाला दावेदार आ गए। ये भी कहा गया कि शैलजा नाराज़ इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी। तो ये एक और है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस में जो एक कांग्रेस की जो राजनीति का फोकस रहा है, जैसे बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग वहाँ पे की है, तो कांग्रेस इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग करने में नाकाम रही है। कांग्रेस ने जाटों पे दांव लगाया है। ये एक जो मैसेज है, जो नॉन जाट में इसको लेकर अच्छा मैसेज नहीं गया है कि कांग्रेस जाटों पर ज़्यादा फोकस करी है। कांग्रेस ने 90 में से 34 टिकट जाटों को दिए हैं। तो एक सबसे ज़्यादा टिकट जाटों को दिए गए हैं, जबकि जाटों की आबादी 20% है, 25% है, 20 से 25%, 25% के करीब है। तो ज़्यादा टिकट देना, जाटों पर ज़्यादा फोकस करना भी क्या कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है? ये आशंका बराबर जताई जा रही है। ये एक कांग्रेस का नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इस बात को समझा है, उसने सभी पर फोकस किया, लेकिन ये बात भी कही जा रही है, जैसे कांग्रेस ने ब्राह्मणों को कम टिकट दिए, वैश्य को कम टिकट दिए हैं, ओबीसी को कम टिकट दिए हैं बीजेपी की तुलना में। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट कांग्रेस के लिए हो सकता है। ये हमने कांग्रेस और बीजेपी जो प्रमुख दल हैं उनकी बात कही। अब तीसरी पार्टी वहाँ पे जो प्रमुख पार्टी है वो जेजेपी है। तो जेजेपी ने पिछले चुनाव में 10 सीटें जीती थी और 15% वोट हासिल किया था। पिछला चुनाव पहली बार ही मैदान में उतरी थी, नई पार्टी थी, जाटों की पार्टी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जेजेपी इस बार भी पिछला प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? देखिए, पिछले प्रदर्शन को वो नहीं दोहरा पाएगी। इसकी वजह यह है कि अगर बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है तो फिर जेजेपी के खिलाफ भी नाराजगी है, क्योंकि जेजेपी पिछले 5 साल बीजेपी के साथ सत्ता में रही है। क्योंकि जब पिछली बार बीजेपी 40 सीटों पर अटक गई थी तो जेजेपी के समर्थन से ही उसने सरकार बनाई थी, लेकिन जेजेपी ने बड़ी चालाकी से चुनाव से पहले सरकार से बाहर हो गई थी, अपना समर्थन वापस ले लिया, सरकार से अलग हो गई थी, ताकि वो फिर से चुनाव में आ सके और जनता की नाराज़गी नहीं हो। लेकिन इससे जनता की नाराज़गी बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, तो जेजेपी को जो नुकसान उठाना था वो उठाना पड़ेगा। तो बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जेजेपी से नहीं है। उसने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से गठबंधन भी किया है। 66 सीटों पे जेजेपी लड़ी है और 12 सीटों पे आज़ाद समाज पार्टी लड़ी है। कुल 78 सीटों पे ये गठबंधन लड़ रहा है, लेकिन बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा रही है। लेकिन
एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि अगर जेजेपी बेहतर प्रदर्शन करती है, जाटों के वोट काटती है या दलितों के वोट काटती है, तो इसका नुकसान कांग्रेस और बीजेपी दोनों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि दलितों पर फोकस दोनों पार्टियों का है और जाटों पर फोकस कांग्रेस का। तो जाटों को वोट का नुकसान होता है तो कांग्रेस को ज़्यादा होगा, दलितों के वोट का नुकसान होता है तो दोनों पार्टियों को होगा। इसके बाद दूसरी पार्टी हम करें, वहाँ पे जो बड़ी पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है, पहले कांग्रेस से गठबंधन की बात थी, लेकिन गठबंधन पे बात नहीं बनी, सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ, तो आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का भी वोट प्रतिशत वहाँ ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छे करने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करती है जहाँ पर उसके कैंडिडेट अच्छे हैं, तो वहाँ पर वो सीधे डैमेज कांग्रेस को कर रही है। कम से कम 6 सीटें ऐसी बताई जा रही है स्टेट में जहाँ पर उनके अच्छे कैंडिडेट हैं और अच्छी फाइट की स्थिति में है या तीसरे नंबर की स्थिति में है। तो तीसरे नंबर की स्थिति में आने का मतलब है, अगर 5-6% वोट भी इन सीटों पर, चुनिंदा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लेता है, 5 से 10% वोट, तो वो सीधे तौर पर कांग्रेस को डैमेज करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोटर हरियाणा में भी एक है, दिल्ली में भी एक है, पंजाब में भी एक ही है। तो ये यहाँ पर कांग्रेस के लिए नुकसान है, इसीलिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाह रही थी, लेकिन वो बात नहीं बनी। अब ये बात आती है कि इनेलो और बीएसपी की गठबंधन की। इनेलो और बीएसपी ने गठबंधन किया है और 86 सीटों पर लड़ी है। 51 सीटों पर इनेलो लड़ी है और 35 सीटों पर बीएसपी लड़ी है। देखिए, बीएसपी ने 1-2 सीटें पूर्व वहाँ पर जीती हैं और दलित वोट वहाँ पर चूँकि है जैसे 20-22%, तो बीएसपी दलितों की पार्टी है, तो इसलिए कुछ वोट तो उससे मिलेगा। और इनेलो भी जाटों की पार्टी है, तो इनेलो को भी जाटों का कुछ वोट मिलेगा। लेकिन वो कैसा प्रदर्शन करती हैं, माहौल क्या है, क्या वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई केंद्रित है या फिर जो सत्ता विरोधी वोट है छोटी पार्टियों में बढ़ रहा है, अगर वो बढ़ता है जैसे कि कुछ कुछ संभावना जताई जा रही है, तो ये दल भी जाटों के और दलितों के वोट को काटेंगे। फिर वही बात, दलितों का वोट कटेगा तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का कटेगा, अगर जाटों का वोट कटेगा तो कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए ये चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी है गोपाल कांडा की, वो भी 4 सीटों पर लड़ रहे हैं। एक सीट तो बीजेपी ने उनके लिए छोड़ दी, सिरसा वाली, अपने कैंडिडेट को ही वापस ले लिया बीजेपी ने उनके समर्थन में, तो एक सीट तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन एक आध सीट और भी जीत सकते हैं, उनके पास पैसा है गोपाल कांडा की पार्टी के पास। और इसके अलावा कम से कम 6 निर्दलीय चुनाव मैदान में ऐसे हैं जो बड़े दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, वो दूसरी या तीसरी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। तो ये निर्दलीय किसको नुकसान पहुंचाएंगे, इसमें कुछ अलग अलग पार्टियों से छोड़ के आए भी, कुछ बीजेपी से छोड़े हुए हैं, कुछ कांग्रेस से छोड़े हुए हैं, कुछ अपने क्षेत्र के प्रभावी नेता हैं जिनको किसी पार्टी का टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ये जो निर्दलीय हैं 6, ये भी चुनौती पैदा कर रहे हैं, ये भी बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ है। तो अब ये छोटी पार्टियां ही नहीं, छोटी पार्टियों के गठबंधन, 2 गठबंधन तो है इसमें छोटी पार्टियों के, तो छोटी पार्टियों के गठबंधन निर्दलीय तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? क्या ये बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे हैं? क्या ये शून्य पर आ रहेंगे या फिर इन पार्टियों के वोट काट के चुनावी खेल को रोचक बना देंगे? जो लग रहा था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, क्या वो माहौल बदल जाएगा? क्या कांग्रेस खाली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रह जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस का वोट कट जाए, बीजेपी फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आ जाए? तो ये मुकाबला काफ़ी रोचक हो चुका है। अब क्या रहेगा इसका नतीजा काफ़ी हद तक आज शाम जब एग्जिट पोल आएगा तो उससे क्लियर होगा, लेकिन 8 तारीख को जब वोट के नतीजे आएंगे तो स्थिति साफ होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।